ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा और इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि इसका थोड़ा लिंक का पावर शेयरिंग से भी है और उसको हम समझ पाते हैं। ठीक है, तो चलिए मज़ेदार तरीके से इसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले कि सिर्फ ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता, सिर्फ ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता, मेहनत भी भरपूर करनी पड़ती है। सिर्फ ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता, मेहनत भी भरपूर करनी होती है। नामुमकिन कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, नामुमकिन कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, ऐसा कुछ भी नहीं जो असंभव है। इसलिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है दुनिया में, मगर उसके लिए ज़रूरत जुनून की पड़ती है, मगर उसके लिए ज़रूरत जुनून की पड़ती है। अगर जुनून है तो आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं जो आप हासिल नहीं कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ ख्वाब नहीं, मेहनत करना होगा और मेहनत भरपूर करनी होगी। ठीक है, तो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मज़ेदार तरीके से इस चैप्टर को हम समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि फेडरलिज्म होता क्या है। तो फेडरलिज्म इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ नेशन। फेडरलिज्म एक तरीका है एक नेशन को संगठित करने का। नेशन संगठित करने का मतलब क्या कि जो डाइवर्सिटी होती है नेशन की, उसको एकदम एक जगह एकत्रित करने का, सिस्टमैटिक वे में लाने का किसी नेशन को, फेडरलिज्म एक ऐसा तरीका है। ठीक है, सो दैट 2 or more levels of government have formal authority over land and people। मतलब कि 2 या 2 से ज़्यादा तरह की गवर्नमेंट का फॉर्मल अथॉरिटी, मतलब एक बायलॉ जो अथॉरिटी होती है, नियम के अकॉर्डिंग अथॉरिटी जो होती है, अधिकार जो होता है वह लैंड और पीपल पे, यानी कि लोगों पे और संपत्तियों पे हो। ठीक है, और ये फॉर्मल अथॉरिटी होता है। ठीक है, जैसे कोई टैक्स हम देते हैं कुछ खरीदने के बाद, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी टैक्स देते हैं, तो वो हमारे देश में चूंकि फेडरल गवर्नमेंट, फेडरलिज्म है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को भी देते हैं। और यही सब चीज़ हमको पढ़ना है कि क्यों जो हम टैक्स देते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, क्या कंडीशंस होते हैं, इसकी क्या जरूरत है, और यही सब चीज आज हम क्लियर करेंगे इस चैप्टर में। चलिए, तो समझ गए फेडरलिज्म इज द वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ नेशन। वेरी जनरल डेफिनेशन हम देंगे, फेडरलिज्म इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग नेशन। ठीक है, नेशन सो दैट 2 or more levels of government, ताकि 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट have formal authority over land and people। चलिए एक क्वेश्चन के फॉर्म में फिर लीजिए, व्हाट इज फेडरलिज्म। तो इसका ओरिजिन क्या है? ओरिजिन मतलब कहां, स्रोत कहां से आया फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म वर्ड कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड फोएडस। फेडरलिज्म लैटिन वर्ड ये लिया गया, डिराइव्ड फ्रॉम, जहां से लिया गया लैटिन वर्ड फोएडस, विच मीन्स फोएडस का मतलब होता है एक कॉम्पैक्ट और एन एग्रीमेंट। ठीक है, यानी कि एक समझौता, सहमति, उसका मतलब कि एकदम जैसे होता है ना कि 2 आदमी किसी बात को लेकर के कहते हैं ना एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, या 2 ऑर्गेनाइजेशन एक एग्रीमेंट कर लेता है, 2 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक एग्रीमेंट करता है। बिना एग्रीमेंट के कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, हम मुंह से बोल देंगे कल मुकर जाएंगे, इसलिए जो एक रिटन ब्लैक एंड व्हाइट पूरा एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे रूल्स लिखे होते हैं, उसको एग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो वो एक एग्रीमेंट होता है। ठीक है, कौन चीज? फेडरलिज्म। स्टेट गवर्नमेंट के क्या होंगे अथॉरिटी लोगों पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या होंगे अथॉरिटी लोगों पे, ये सारा रूल्स बना होता है। ठीक है, मीनिंग फेडरलिज्म इज अ मेथड ऑफ गवर्नमेंट। और होता है ना कि हम लोग पढ़ते चलते हैं, भाई आया कहां से, इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और एग्जाम में पूछ दे तो मजे मजे से लिखते रहेंगे, चीज तो वही है, एक बार दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो फेडरलिज्म इज अ मेथड ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म एक मेथड है सरकार का, दैट अलाउज 2 or more
entities to share control over same geographical region. ये दो एंटिटीज को ये ऑथोरिटी देता है, ये अलाउंस देता है कि आप सेम ज्योग्राफिकल रीजन पे कंट्रोल करोगे। और कैसे? तो मान लीजिए कि आप कि गांव का नाम है ए, आप जहां रह रहे हो, तो ये गांव किसी लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता होगा, किसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता होगा। मतलब यही गांव सेम आदमी आप अंडर लेजिस्लेटिव और यही आप पार्लियामेंट्री में हो। तो कहने का अर्थ क्या होता है कि एक ही तरह का एक ज्योग्राफिकल रीजन, भौगोलिक क्षेत्र, ज्योग्राफिकल रीजन का मतलब क्या हो गया? भौगोलिक क्षेत्र। एक ही भौगोलिक क्षेत्र है और उस पे वहां क्या है, वो दैट एरिया कम्स अंडर वन लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी, वन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। उसके लिए अलग अलग इलेक्शंस होते हैं। वी इलेक्ट द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज कॉल्ड एमएलए, एंड सेम पीपल वी cast our vote in the favor of our desired candidate who fight in the election, who fight election for being MLA। तो हम उसमें डालते हैं MLA के लिए वोट, और फिर हम ही एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी चुनते हैं। थोड़ा सा इलेक्शन हमारे यहाँ तो एक साथ नहीं होता है, बाद में होता है, ठीक है, थोड़े से अंतराल पे होता है। तो हम अपने MP को बनाते हैं जो केंद्र में जाके बैठता है, पार्लियामेंट में जाके बैठेगा। MLA बनाते हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके बैठेगा, विधानसभा में जाके बैठेगा। तो सिंपल सी बात है कि दोनों का जो नियम होता है, जो विधानसभा से बन के आएगा, जो पार्लियामेंट से बन के आएगा, वो किस पे लागू होगा? वो हम पे लागू होगा, ठीक है, हमारे जो एरिया के लोग हैं सब पे लागू होगा। तो सेम ज्योग्राफिकल रीजन पे कंट्रोल होता है दो एंटिटीज का, ठीक है। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which the power is divided between a central authority and various constituent unit of the country। फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है सरकार का, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, in which the power is divided, जिसमें पावर, क्योंकि कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? पावर चाहिए। कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? पावर चाहिए। और पावर डिवाइड होता है नहीं, तो पावर भाई एक सेंट्रल अथॉरिटी को दे दो, स्टेट अथॉरिटी को नहीं मिले, स्टेट को नहीं मिले, ठीक है, तो वो क्या करेगा? ठीक है, तो वो सिर्फ आपको बोलेगा। अगर एक होता है ना कि हम लोग पढ़ते हैं क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, नहीं, तो सिंपल सा कहने का बात है यहां पे कि बिना पावर वाले का कुछ भी नहीं होता। तो पावर ही नहीं रहेगा तो आप किसी के ऊपर क्या शासन कीजिए, क्या कंट्रोल कीजिए? बिना पावर के कंट्रोल नहीं हो सकता है। तो पावर जो होता है, ठीक है, वो डिवाइड होता है किसके बीच में? तो सेंट्रल अथॉरिटी, यानी कि जो सेंट्रल अथॉरिटी है, जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है, अथॉरिटी मतलब जिसको अधिकार मिला हुआ है, ठीक है ना। अथॉरिटी वही हुआ कि जो आपके अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, नहीं, अलग अलग विभागों के, एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री, और जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट हैं, ठीक है, जो संवैधानिक यूनिट सब हैं, इकाइयां हैं, उन सबको, ठीक है, जो अधिकार मिला हुआ है, उसके बीच में जो एक डिवीजन है, पावर डिवीजन है, ठीक है, वो क्या है? फेडरलिज्म है। आगे बढ़ते हैं। यूजुअली फेडरलिज्म हैज टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब अगर इसके प्रॉपर्टीज पूछे तो हम सिंपल बता सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फेडरलिज्म में यूजुअली क्या होता है कि जनरली देयर आर टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इसमें दो लेवल्स के सरकार होते हैं, ठीक है ना, दो स्तर के सरकार होते हैं। वन इज द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री, और एक गवर्नमेंट होता है वन लेवल, ठीक है, एक सरकार होता है पूरे देश के लिए, दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। अब यहां एक वर्ड आता है हमारे पास, कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। कॉमन नेशनल
इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या होता है कि व्हाट आर द सब्जेक्ट्स दैट कम्स अंडर कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। कॉमन नेशनल इंटरेस्ट का मतलब कि दैट इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट। सिंपल लाइन में समझिए, दैट इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट। वो किसी राज्य विशेष का सब्जेक्ट नहीं है, वह पूरे देश का है, वो मामला पूरे नेशन का है, और उसी को कहते हैं हम लोग सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। अब सिंपल लाइन में समझिए इसको कि बॉर्डर सिक्योरिटी, सीमा सुरक्षा, तो दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। सीमा की सुरक्षा करना किसी राज्य सरकार की जवाबदेही नहीं है, यह जवाबदेही है केंद्र सरकार की। ठीक है, यह जवाबदेही किसकी है? केंद्र सरकार की। तो ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी का मामला है, यह क्या है? तो दिस इज द मैटर ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब जो बीएस है, बॉर्डर सिक्योरिटी का जो मामला है, वो किसका है? तो दैट इज द मैटर ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। इसके लिए ये नहीं है कि बॉर्डर की सुरक्षा जो है, अगर कोई सीमा किसी राज्य की कोई सीमा किसी दूसरे राज्य देश से लगती है, मान लीजिए कि भारत के किसी राज्य की सीमा अगर किसी दूसरे देश से लगती है, तो यह उस राज्य की जवाबदेही नहीं है, उस राज्य के सरकार की जवाबदेही नहीं है कि वहां पर सीमा सुरक्षा करेगा। ये जवाबदेही है केंद्र सरकार की। क्यों? क्योंकि उससे नुकसान पूरे देश को होगा, वो पूरा देश का मामला है। ठीक है, तो सीमा सुरक्षा क्योंकि मैटर देश और देश के बीच का, राज्य को उसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इसको कहते हैं मैटर ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, यह सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। दूसरा चलिए फॉरेन, ठीक है, फॉरेन पॉलिसीज। ठीक है ना, तो फॉरेन पॉलिसीज जो होता है, जो विदेश नीतियां हैं, जो विदेश मामले हैं, ठीक है, जो फॉरेन मैटर्स हैं, दैट इज द मैटर ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, ये केंद्र का मामला है कि विदेश से कैसे संबंध रहेंगे। ठीक है, तो उसमें जो मैटर हो जाता है वो कॉमन नेशनल इंटरेस्ट का हो जाता है। उसी तरह जो जीडीपी से जुड़ा है, इकोनॉमी से जुड़ा मामला है, बैंकिंग से जुड़ा मामला है, ये सब जो हो जाते हैं दैट आर द मैटर ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको समझ गए। कॉमन नेशनल इंटरेस्ट, द अदर्स आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ देयर स्टेट। अदर आर द गवर्नमेंट, तो एक हो गया सेंट्रल, दूसरा हो गया गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स। जो गवर्नमेंट किसका होता है? तो प्रोविंस के लेवल पे होता है, किसी एक क्षेत्र, एक जमीन के भूभाग, ठीक है, या किसी राज्य के स्तर पे हुआ, दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ द देयर स्टेट। जो क्या करते, तो राज्य के अंदर जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग होती है, ठीक है, उसको वो देखते हैं। और चूंकि इसी के लिए निर्माण भी किया गया, ताकि एक जगह बैठ करके इतने बड़े क्षेत्र के देश में एक सरकार पूरा कंट्रोल करके हर चीज़ों पर ध्यान नहीं दे सकती, इसीलिए छोटे छोटे टुकड़े में बांटा गया उसको। ठीक है, और बांट करके ताकि जितना नज़दीकी से देखा जाए, होता है ना, एक कंपनी में एक कंपनी है तो अलग अलग डिपार्टमेंट बना के अलग अलग लोगों को लगाया गया उसमें, कि भाई एक ही आदमी मैनेजर है वो नहीं देख पाएगा, एक बॉस है वही नहीं देख पाएगा, वो छोटे छोटे पार्ट्स में उसको बांट दिया गया कि भाई इसको नज़दीकी से आप देखो। ठीक है, और उसको देखने के लिए उसको पावर दिया जाता है। ठीक है ना, तो यही चीज़ें होती है। तो जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग होता है उस स्टेट का, जो रोज का काम काज होता है उस स्टेट में, वो काम वो वहाँ की सरकार देखती है। बोथ दिस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। और सबसे बड़ी बात क्या फेडरलिज्म में, एक एग्रीमेंट है, और इस एग्रीमेंट के अंदर क्या कि बोथ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये दोनों जो लेवल्स हैं सरकार के, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट, ये अपने अपने पावर जो हैं इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इनको एक्सरसाइज करते हैं विदाउट इंटरफेरेंस, यानी कि विदाउट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी कि विदाउट इंटरफेयरिंग ईच अदर। यानी कि एक दूसरे को इंटरफेयर किए बिना ये अपने अपने पावर का प्रयोग करते हैं। नो वन इंटरफेयर, ठीक है, इन वन अनदर, नो वन इंटरफेयर वन अनदर इन एंजॉइंग देयर पावर। ठीक है, तो जिनके जो अधिकार हैं उन अधिकारों का वो प्रयोग करते हैं
और एक दूसरे उसमें रोकने नहीं चाहते हैं। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, जो स्टेट गवर्नमेंट के काम है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये हमारा होता है फेडरल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के जो फेडरल कंट्रीज हैं इसमें आप कलर वाइज इसको देख सकते हैं। द ओनली 25 ऑफ द वर्ल्ड 192 कंट्रीज हैव फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम। यद्यपि ठीक है, केवल 25 ऐसे देश हैं, 192 देश में 192 कंट्रीज में केवल 25 ऐसे देश हैं, ठीक है, जिसमें फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है, जिसमें फेडरिकल पॉलिटिकल यही लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो है उसमें है, जिसमें पावर डिवाइड है। ठीक है, देयर सिटीजन मेक अप 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। लेकिन इन 25 देशों में जो नागरिक हैं ये दुनिया की आबादी का, इन 192 देशों में जो आबादी है उस पूरे आबादी का 40% जो आबादी है, 40% जो पॉपुलेशन है वो इन्हीं 25 कंट्रीज में है। मोस्ट ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर फेडरेशंस। और जो बहुत बड़े बड़े देश हैं, लार्ज कंट्रीज है दुनिया के, क्योंकि इसमें ज़रूरत भी है, तो उन सब में क्या है, फेडरेशंस हैं। यही फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरेशंस का मतलब फेडरल गवर्नमेंट है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। व्हाट इज, अब चूंकि फेडरलिज्म को पढ़ रहे हैं, फेडरेशंस को पढ़ा, तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है, हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि व्हाट इज दूसरे टाइप को भी पढ़ें, तो हम चूंकि तभी हमको समझ में आएगा। ठीक है, सुख तभी किसी को समझ में आता है जब उसे दुख हुआ हो। जिस व्यक्ति को कभी दुख ना हुआ वो सुख को समझ नहीं सकता है। ठीक है, मीठे का मजे से पता तब चलता है जब कड़वाहट का एहसास हो। तो सिंपल सा बात है कि फेडरलिज्म को हम तब बढ़िया से समझेंगे जब हम यूनिटरी सिस्टम को समझते हैं। तो चलिए, यूनिटरी सिस्टम क्या होता है? तो इन दिस फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन का प्रकार है। ठीक है, इन सम कंट्रीज देयर आर यूनिटरी सिस्टम। तो ये क्या होता है इन दिस फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? सिंपल समझ, यूनिटी का मतलब क्या है? एक ही के पास ऑथोरिटी है, अगर उसने दिया भी तो वो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं। मतलब क्या, अगर मेरे पास पूरा ऑथोरिटी है, सेंट्रलाइज, आई हैव द टोटल ऑथोरिटी, आई एम द बॉस, एंड इफ आई हैव गिवन यू द ऑथोरिटी, ठीक है, तो यू आर अंडर मी, यू आर माई सबऑर्डिनेट। बहुत सिंपल सिस्टम होता है। और फेडरेशन में क्या हो जाता है, फेडरलिज्म में क्या हो जाता है कि ऑथोरिटी दी गई एक अदर सोर्स से, हमारे देश में क्या कॉन्स्टिट्यूशन से दिया गया, तो जो हमारे लिए नियम बने उसका पालन मैं करूंगा, जो मेरे राइट्स हैं उसका एंजॉय मैं करूंगा, जो तुम्हारे राइट्स हैं उसका एंजॉय तुम करोगे। तो फेडरेशन में ये होता है। और यूनिटरी में क्या होता है कि आई एम द पावर बैंक। अगर कोई है, एक सरकार है सेंट्रल में, तो वो क्या पावर बैंक है। अगर उसने दिया किसी को पावर तो वो पावर का एंजॉय करेगा, लेकिन कैसे करेगा, तो अंदर में रह के करेगा। ठीक है, जो सेंट्रल पावर है, जो बॉस पावर है, उसके अंदर में रह के करेगा। ठीक है, तो बॉस के अंदर में, जैसे किसी कंपनी में क्या था, बॉस होता है, किसी को बना दे मैनेजर, किसी को बना दे सुपरवाइजर, किसी को किसी पोजीशन पे डाल दे, लेकिन क्या, अगर उसके अकॉर्डिंग काम नहीं होगा तो पावर सीज। लेकिन आप देख लीजिए कि ऐसा नहीं होता है। अगर किसी राज्य में जिस पार्टी की सरकार केंद्र में है, उसकी सरकार उस राज्य में नहीं है, तो क्या करेगा वो, उसको अपने अकॉर्डिंग नचाएगा, उसको डिस्टर्ब करेगा, नहीं कर सकता है। और किस लिए नहीं कर सकता है? क्योंकि दोनों के जो पावर हैं वो फेडरलिज्म में डिवाइड हैं, अलग अलग हैं, एंड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के अंतर्गत हैं। ठीक है, अंडर रूल्स हैं, और इसलिए वो इंटरफेयर नहीं कर सकता है। लेकिन किसी ने किसी को खुद से दिया तो फिर उसके अंदर काम करना पड़ेगा। तो खैर, इस चीज को हम धीरे धीरे और समझते हैं बढ़िया से। ठीक है, पहले चलते हैं यूनिटरी सिस्टम समझते हैं। दिस इज द फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट ओवर द होल कंट्री। और यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि एक ही लेवल का सरकार होता है पूरे देश में। इफ देयर आर मोर सब यूनिट्स, अगर उसके बहुत सारे सब यूनिट हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट बना दिए। जैसे पहले जमाने में क्या होता था, एक सम्राट हुआ, ठीक है, बाद सम्राट हुआ, और उसने क्या किया, छोटे छोटे राजा को अपने अंदर में दे दिया, सामंत होते थे ना, सामंत दे दिया, छोटा छोटा पार्ट्स लेकर के, तुम यहाँ के सामंत हो गए, तुम यहाँ के हो गए। लेकिन कंट्रोल क्या होता था उसके ऊपर, वो मेन सम्राट का होता था, बादशाह का होता था। तो ये चीजें आप इसको ऐसे समझिए, ठीक है, कि एक गवर्नमेंट जिसका पूरा एकदम पावर उसके अंदर में है, ठीक है, और दूसरे को जो दिया गया उसका पावर सोर्स, सिंपल होता है पावर सोर्स, उसका पावर सोर्स क्या है, तो यही जो सरकार है केंद्र में, वही उसका पावर सोर्स है। तो उसने अगर छोटा छोटा बना भी दिया यूनिट, सब यूनिट, ठीक है,
तो क्या हुआ, दे आर सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल, वो सेंट्रल के सबऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, हेयर, ठीक है। तो मतलब उसके सहयोगी होते हैं, उसके काम को आसान करने के लिए हैं, किसके, इसके काम को आसान करने के लिए। दे आर अंडर कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और हमारे देश में फेडरल कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है, वो उसके कंट्रोल में नहीं होते हैं। दे बोथ आर कंट्रोल्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और दे बोथ आर कंट्रोल्ड बाय द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। मतलब एक और इसको आप समझते हैं डेमोक्रेसी में, तो आप इसको समझिए कि दे बोथ आर रिस्पॉन्सिबल टू आंसर द पीपल ऑफ दैट, द सिटीजन ऑफ दैट नेशन, ठीक है। तो उस देश के, उस राष्ट्र के सिटीजन को आंसर देने के लिए दोनों हैं, बट दे डू नॉट नीड टू आंसर ईच अदर, एक दूसरे को जवाब देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हियर सेंट्रल गवर्नमेंट पासेस, ठीक है, हियर सेंट्रल गवर्नमेंट पासेस ऑन द ऑर्डर्स टू अदर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। और यहां क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट आदेश देता है दूसरे लेवल ऑफ गवर्नमेंट को, तुमको ऐसा करना है, ठीक है, प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट। और यहाँ जो वहाँ जो प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट होता है, दे आर ऑर्डर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। किसमें, यूनिटरी सिस्टम में। अब समझ में आपको फेडरलिज्म आ रहा होगा आराम से। अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो दूसरे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, दे आर द सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम में यही है, कौन सा सिस्टम है, यूनिटरी सिस्टम है, यानी कि एक सेंट्रल अथॉरिटी है, बाकी उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, बाकी जो है उसके सबऑर्डिनेट्स हैं। अब है यूनिटरी एंड फेडरल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इसमें आप देख सकते हैं स्टेट, ये कलर आपको जो है यूनिटरी स्टेट्स का, इन देशों में क्या है, यूनिटरी सिस्टम है, यानी कि एक ही तरह का सेंट्रल गवर्नमेंट है, बाकी सबऑर्डिनेट्स हैं। उसके बाद जो ये कलर आपको दिखाया गया, ये सेंट्रल, ये फेडरल स्टेट्स का है, यानी कि यहाँ फेडरल स्टेट्स का मतलब आप फेडरल राज मत समझिए, यहाँ स्टेट्स का मतलब होता है देश, स्टेट्स मतलब देश, ठीक है।